अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ACC SBL गवर्नेंस का एरिया हम कवर कर चुके, एथिक्स का एरिया कवर कर चुके, रिस्क का एरिया हमने स्टार्ट किया हुआ है। ऐसी बात है, क्या ख्याल है? अभी तक हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उसके कंपोनेंट्स, उसके कोसों के एडवांटेज, उसके ऑब्जेक्टिव्स कवर कर चुके हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम की 4 टाइप्स, क्वालिटी ऑफ गुड इंफॉर्मेशन, फिर इंटरनल ऑडिटर क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, जिसे रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट का नाम भी दिया जा सकता है। इसके अलावा ऑडिट कमेटी का रोल क्या है, स्पेसिफिक टू इंटरनल कंट्रोल, स्पेसिफिक टू इंटरनल ऑडिट, स्पेसिफिक टू एक्सटर्नल ऑडिट, ये चीज़ें हमने अब तक कवर कर ली हैं। क्या ख्याल है? रिस्क में और क्या है, उसमें मूव होने से पहले हम क्या करते हैं, वो जो इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड हमने टॉपिक कवर किए हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस कवर करते हैं। ताकि हम फिर आगे मूव हों। जी, क्वेश्चन आपको बीपीपी किट में मिलेगा। बीपीपी किट हमारी जो है एसबीएल की, उसमें अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 25 आपको मिलेगा बलप के नाम से। किस नाम से? बलप, BLUP, बलप। देखिए मिलता है सबके क्वेश्चन 25 बलप फ्रॉम बीपीपी किट। क्या ख्याल है? कोई 3 पार्ट हैं क्वेश्चन के बलप। एक 7 मार्क्स का पार्ट ए है, पार्ट बी है 6 मार्क्स के, आगे फर्दर 2 सब पार्ट्स हैं, और पार्ट सी है फॉर 6 मार्क्स, ऑल टुगेदर 25 मार्क्स का क्वेश्चन। अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चन 25 मार्क्स के कवर कर रहे हैं, फिर हम बड़े 50 मार्क्स के क्वेश्चन पे चलेंगे, फिर वहाँ से हम आगे 100 मार्क्स की केस स्टडी अटैम्प्ट करने के काबिल अपने आप को बनाएंगे। सो बल्ब का पार्ट ए क्या कहता है? पार्ट ए फॉर 7 मार्क्स, डिस्कस द इम्पोर्टेंस of internal audit in a highly regulated industry such as the water industry in which BLUP company operates. BLUP कंपनी कोई शायद वाटर इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इंटरनल ऑडिट की इंपॉर्टेंस बतानी है। तो वैसे ऑन जनरल भी इंपॉर्टेंस लिखी जा सकती है कि कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन में ये हेल्प करता है। इसके अलावा किस चीज़ में हेल्प करता है? कंप्लायंस लॉ रेगुलेशन के साथ साथ बिजनेस ऑपरेशंस में एफिशिएंसी देखनी है कि वो अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट पॉलिसी काम कर रही है नहीं कर रही, उसमें भी हेल्प देता है। इसके अलावा क्या करना है, कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम लाइक आपने कोई सोशल एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग करनी है जो कि वाटर इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हो, तो उसमें भी हेल्प देगा। क्या ख्याल है? और ऑन जनरल जो मेन काम है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू मॉनिटर करने में हेल्प देगा कि पॉलिसीज प्रॉपर्ली फॉलो हो रही हैं नहीं हो रही। खैर सिनेरियो रीड करके देखते हैं, शायद कोई बात साथ रिलेट करना पड़ जाए। So when BLUP company, a listed company involved in water supply, decided to establish an internal audit function. In line with the new listing rules, the board approached Karen Hewer, an external consultant. She explained that internal audit is especially important in highly regulated industries, but that it could also offer benefits to companies regardless of the industry context. क्या benefits हैं? पढ़ चुके हैं रोल इसके। Karen was particularly keen to talk to John Chu, the head of audit committee. John explained that because BLUP company was a water supply company and was thus highly regulated, he considered it important that all of the members of the audit committee were professional water engineers so that they fully understood the industry and its technical challenges. All 3 members of the audit committee were non-executive directors and all were recently retired members of the BLUP executive board. वहीं से वो ऑडिट कमेटी में चले गए। नॉन एग्जेक्टिव तो हैं लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। क्या ख्याल है? पास्ट 3 ईयर्स में हमने देखा था नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट तभी होंगे अगर पास्ट 3 ईयर्स में कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है तो। When Karen asked about the relationship with external auditor, John said that they had an excellent relationship, saying that this was because the external auditor practice was run by the chairman's son-in-law. Oh my God, तो ऑडिटर भी शायद यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है, जो ऑडिट कमेटी नहीं चेक करना होता है। Karen said that one of the essential function of internal audit is to provide assurance that the internal controls which underpins financial reporting are effective. क्या सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चेक करना होती है इंटरनल ऑडिटर ने? नहीं, नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल्स भी चेक करना होते हैं। She said that effective internal controls are necessary for maintaining the integrity of financial reporting and that the new internal audit function could help with that. नहीं, सिर्फ यही नहीं,
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही नहीं, कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन में भी हेल्प देती हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस इन बिजनेस ऑपरेशन अचीव करने में भी हेल्प देते हैं। खैर कोई चीज़ रिलेट नहीं होती तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर आप यहाँ पे बता दो। नंबर 1 तो इम्पोर्टेंस यहाँ पे क्या है कि ये कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन में हेल्प देंगे, क्यों कंपनी एक हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, यहाँ पे लॉ रेगुलेशन की कंप्लायंस इंश्योर करना नेसेसरी है, तो उसमें ये इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट को हेल्प देगा। इसके अलावा इंटरनल ऑडिटर हेल्प देगा किस चीज़ में, रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में भी कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, स्पेशली फाइनेंशियली नहीं नॉन फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को फॉलो करने में भी ये हेल्प देगा। इसके अलावा ये हेल्प देगा किस चीज़ में, और किस चीज़ में हेल्प दे सकता है, फाइनेंशियल बिजनेस ऑपरेशंस को देखने में कि अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट पॉलिसी वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्यों अगर ऑपरेशन मैनेजमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंगली वर्क नहीं कर रहे तो उस सूरत में भी कंप्लायंस का इशू बिजनेस को फेस करना पड़ सकता है। तो बिजनेस ऑपरेशन लाइक प्रोक्योरमेंट है, ट्रेजरी है, ह्यूमन रिजर्व्स है, मार्केटिंग है, तो वो भी देखना है अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट पॉलिसी वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे। इसके अलावा कंपनी को कोई अगर सोशल या एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग करनी है, में रिपोर्टिंग सिस्टम में इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी ये हेल्प कर सकता है। तो 4 पॉइंट बना दें 2-2 नंबर के लिए, क्या ख्याल? एक दफ़ा आंसर को रीड करके हाथ से अटेम्प्ट कर लेना। पार्ट बी 1 फॉर 6 मार्क्स, असेस द वेज इन विच बल्ब कंपनीज ऑडिट कमेटी हैज़ फेल्ड टू मीट बेस्ट प्रैक्टिस। तब ऑडिट कमेटी को क्रिटिसाइज़ करो। नंबर 1 पॉइंट क्या था कि ऑडिट कमेटी के अंदर जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो हैं, लेकिन सारे के सारे प्रीवियस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे कंपनी के। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे तो माइट भी इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, क्यों फॉरी आफ्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरशिप वो कहाँ पे आ गए, ऑडिट कमेटी में आ गए, जबकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होगा अगर लास्ट ईयर में कंपनी का एम्प्लॉय नहीं था तो क्या ख्याल है, इंडिपेंडेंस का इशू होगा। दूसरा, जो ऑडिटर है एक्सटर्नल ऑडिटर वो चेयरमैन का सन इन लॉ है, और एक्सटर्नल ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करना होता है ऑडिट कमेटी ने, और यहाँ पे ये शायद उसकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने में फेल हो गए हैं, जो कि नज़र आ रहा है वो अंडर प्रेशर ऑफ चेयरमैन काम करेगा, यस मैन होगा, तो यहाँ पे भी ऑडिट कमेटी अपना रोल प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर रही। क्या ख्याल है? इसके अलावा इंटरनल ऑडिट कमेटी का काम होता है इंटरनल ऑडिटर के वर्क को चेक करना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी मॉनिटर करना, कि देखना उसमें प्रॉपर जो है वो सारे के सारे कंट्रोल्स की मॉनिटरिंग हो रही है नहीं हो रही, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल कंट्रोल्स को चेक किया जा रहा है, नॉन फाइनेंशियल को फोकस नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पे भी ऑडिट कमेटी अपना रोल परफॉर्म करने में फेल हो गई है। 3 पॉइंट बनाए जा सकते हैं 2-2 नंबर के लिए। एंड पार्ट बी टू एक्सप्लेन व्हाई द ऑडिट कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तो हम ऑडिट कमेटी का इंटरनल ऑडिट फंक्शन के साथ रोल क्या है वो बता दें। तो रोल है इसका क्या करना, नंबर 1 जो है वो एनुअल वर्क प्लान ऑफ इंटरनल ऑडिट जो है वो रिव्यू करना और उसमें रिकमेंडेशन देना, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करना ताकि इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट हो सके, विदाउट प्रेशर वो काम कर सके, इंटरनल ऑडिटर की एफिशिएंसी चेक करना या उसकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना भी किसका काम है, ऑडिट कमेटी का काम है। तो कोई 3 पॉइंट यहाँ पे बना दें 6 नंबर के रटा। एंड पार्ट सी डिस्कस हाउ इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल्स कैन प्रोवाइड एश्योरेंस ऑन द इंटेग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, के अच्छे इंटरनल कंट्रोल से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की इंटेग्रिटी कैसे इंश्योर हो सकती है। तो अच्छे इंटरनल कंट्रोल से क्या होगा, पहली बात तो इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट मिलेगी, प्रॉपर ऑन टाइम मिलेगी, सारे डिपार्टमेंट की मिलेगी, तो उससे क्या होगा, कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग नहीं होगी, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो कंप्लीट प्रोड्यूस होगी, रिलायबल प्रोड्यूस होगी। अच्छे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से क्या होगा, अल्टीमेटली ऑथोराइजेशन कंट्रोल हैं या अर्थमेटिक कंट्रोल हैं, तो उससे क्या होंगे, एक तो अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो परफॉर्म नहीं होंगी, और दूसरा जो अर्थमेटिक कंट्रोल है उससे अगर कोई अर्थमेटिक एरर्स होंगे तो वो आइडेंटिफाई होके करेक्ट होंगे, तो उससे भी क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो अच्छी प्रोड्यूस होंगी। फिर मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल अगर होगी बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन लाइक इंटरनल ऑडिटर, उससे क्या होगा, अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं, कोई फ्रॉड एंड एरर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो वो आइडेंटिफाई होके प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट होंगे, तो उससे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल प्रोड्यूस करने में हेल्प मिलेगी। सिर्फ एक पार्ट B1 सिनेरियो के साथ रिलेट हो रहा था, बाकी तीनों पार्ट जो हैं वो जनरल नॉलेज रटा टेस्ट हो रहा है। क्या ख्याल है? एक और क्वेश्चन में मिलेगा, क्वेश्चन 23 या क्वेश्चन 23 या के नाम से, या क्या ख्याल है, मिलता है ऐसा कोई क्वेश्चन? हाँ देखते हैं ये क्या कहता है। अगेन इसके भी कोई 3 पार्ट हैं, पार्ट ए फॉर 5 मार्क्स, पार्ट बी फॉर 10 मार्क्स एंड पार्ट सी फॉर 10 मार्क्स।
पार्ट ए फॉर 5 मार्क्स क्या कहता है, एक्सप्लेन टिपिकल रीजन वाई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम माइट बी इनफेक्टिव। ऑन जनरल आपने बताना है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव क्यों नहीं होता। तो इफेक्टिव क्यों नहीं होता, नंबर 1 क्या हो गया जी, ड्यू टू लैक ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, कि अगर मॉनिटरिंग नहीं हो रही तो पॉलिसीज़ अगर फॉलो हो रही हैं नहीं हो रही, वीकनेसेस हाईलाइट नहीं होंगी तो उस पर करेक्टिव एक्शन में नहीं होगा, तो उस सूरत में कंट्रोल सिस्टम वीक हो सकता है। क्यों वीक हो सकता है, ड्यू टू मैनेजमेंट ओवर राइडिंग ऑफ कंट्रोल, कि मैनेजमेंट अगर कंट्रोल्स को फॉलो नहीं करेगी, मीन कंट्रोल एनवायरनमेंट पॉजिटिव नहीं होगा, टोन एट टॉप पॉजिटिव नहीं होगी, तो नीचे इंप्लॉइज भी उसी से इन्फ्लुएंस होंगे, तो वो भी प्रायोरिटी नहीं देंगे, इंपॉर्टेंस फील नहीं करेंगे पॉलिसीज़ को फॉलो करने की, तो सूरत में कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव नहीं होगा। तीसरा आप कह सकते हो ड्यू टू कल्यूजन ऑफ स्टाफ, कि अगर स्टाफ जो है वो कल्यूड कर रहा है, लाइक सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कंट्रोल, प्रॉपर्ली आपने वर्क नहीं किया हुआ या किया हुआ है लेकिन उसके बावजूद स्टाफ आपस में कोलीड हो रहा है, क्यों, सुपरविजन मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो रही, तो उस सूरत में भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो वीक हो सकता है। क्या कह रहा है। चौथा इशू को कॉस्ट का इशू भी हो सकता है, कि अगर बिजनेस जो है वो कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव करने के लिए कंट्रोल्स को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, कॉस्ट सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोल इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, तो सूरत में कंट्रोल सिस्टम वीक हो सकता है। पांचवा पॉइंट आप इंफॉर्मेशन सिस्टम की भी बात कर सकते हो, कि अगर मैनेजमेंट को जो है वो अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही रिगार्डिंग कंट्रोल्स, इंफॉर्मेशन वीकनेसेस हाईलाइट नहीं हो रही, तो करेक्टिव एक्शन नहीं होंगे, तो उस सूरत में भी कंट्रोल सिस्टम वीक हो सकता है। मीन वही जो 5 कंपोनेंट्स है उसके अकॉर्डिंगली आंसर दे दो, 5 नंबर है। क्या ख्याल है, कोई सिर्फ कंपोनेंट माइंड में होंगे तो आंसर भी दिया जा सकता है, माइंड में कंपोनेंट्स नहीं है तो 5 पॉइंट बनाना थोड़ा औखा हो जाएगा। इन पार्ट बी वो कहता है जी, एक्सप्लेन द इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज दैट लेड टू द इंक्रीज प्रोडक्ट फेलियर्स एट याया कंपनी, की याया कंपनी में कोई प्रोडक्ट फेलियर इंक्रीज हुआ है, तो आपने इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज बतानी है, कितनी, 10 नंबर है तो एटलीस्ट 5 आपको बतानी है। अब उसके लिए सिनेरियो रीड करते हैं, क्या ख्याल है, आ जाए क्वेश्चन। इन याया कंपनी ऑपरेशंस डायरेक्टर बेन जनून recently realized there had been an increase in products failing the final quality checks. These checks were carried out in the quality control QC laboratory, which tested finished goods before their release for sale. The product failure rate had risen from 1% of items 2 years ago to 4% now. And this meant an increase of hundreds of items of output a month which were not sold on to Yaya customers. The failed products had no value to the company once they had failed QC, as the rework costs were not economic. Okay, जो फेल हो जाती हैं उनको रीवर्क नहीं किया जा सकता, क्यों, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। Because the increase was gradual, it took a while for Mr. Janoon to realize that the failure rate had risen. 1% से 4% हो गया है। A thorough review of the main production operation revealed nothing that might explain the increased failure, and so attention was focused instead on the QC laboratory. Main production में ऐसा कोई मसला नज़र नहीं आया, तो इसलिए अब QC laboratory पे attention चली गई। For some years, the QC laboratory at Yaya, managed by Jane Gu, had been marginalized in the company, with its 2 staff working in a remote laboratory well away from other employees. Ben Janoon, who designed the internal control system in Yaya, rarely visited the QC lab because of its remote location. Superman. He never asked for information on product failure rate to be reported to him and didn't understand the science involved in the QC process. तो इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिपोर्टिंग सिस्टम भी वीक है, और दूसरा लैक ऑफ नॉलेज भी है, कंपिटेंस भी है, उसे पता ही नहीं वहाँ पे क्या कैसे चल रहा है। He relied on the 2 QC staff, Jane Gu and her assistant John Zong, both of whom had relevant scientific qualification. The 2 QC staff considered themselves low paid. While in theory they reported to Mr. Janoon, in practice they conducted their work with little contact with colleagues.
The work was routine and involved testing products against a set of compliance standards. A single signature on product compliance report was required to pass or fail product in QC, and the compliance reports were then filed away with no one else seeing them. तो ये भी एक मसला है कि सिंगल सिग्नेचरीज हैं, ऑथराइजेशन प्रॉपर नहीं है, एक दूसरे सिग्नेचरीज को भी चेक करना चाहिए कि वाकई ये जो फेल रिपोर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्यूरेट है या नहीं. It was eventually established that Jane Goh had found a local buyer to pay her directly for any of Yaya's product which had failed the QC test. और जेन गू ने ही फेल करनी है और उसी ने ही आगे किसी लोकल बायर को सेल करनी है. तो फिर बायर के साथ मिल जाएगा कि भाई मैं तुझे अच्छी प्रोडक्ट्स भी देता रहूँगा, तू मुझे पैसे कम दिया करना, बाद में हम आपस में हिसाब कर लिया करेंगे. The increased failure rate had resulted from her signing product as having failed QC when in fact they had passed. Oh yes, pass product को भी fail किए जा रहा है वो. She kept the proceeds from the sales for herself and also paid her assistant John Zong a proportion of the proceed from the sale of the failed product. और पैसे भी इसी ने खाने हैं, कंपनी में जाने ही नहीं है कि तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा फेल करेगा. तो मसला क्या हुआ? नंबर 1 जो है वो सुपरविजन जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही. क्यों? आप विज़िट ही नहीं कर रहे. रेगुलर बेसिस पे अगर विज़िट होते तो इस तरह की चीज़ें हाईलाइट होती, स्टाफ को भी पता होता कि सुपरविजन हो रही है, तो इस तरह के पास प्रोडक्ट्स को फेल करने से थोड़ा वो अवॉइड करते. दूसरा, इंफॉर्मेशन सिस्टम इन रिपोर्ट्स आपको फील्ड के ऊपर जो है रेगुलर बेसिस पे प्रोड्यूस नहीं हो रही. क्यों प्रोड्यूस हों तो मैनेजमेंट देख के उसके ऊपर कोई देख सकती है ट्रेंड इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो आप शायद 1% से थोड़ा सा अबव जाता तो उसे कंट्रोल कर लेते, इतना ज़्यादा इंक्रीज़ ना होता. क्या ख्याल है? 2 इशू हो गए. उसके बाद क्या है जी, स्टाफ लो पेड भी है, उनको शायद आप प्रॉपर्ली पे भी नहीं कर रहे. उनको अच्छा अगर पे किया जाता तो शायद वो फ्रॉड से अवॉइड करते. आप उनको पे ही कम कर रहे हो, और जब पे कम कर रहे हो तो अपनी पर्सनल ऑब्लिगेशन बाकी पूरी करने के लिए वो फिर इस तरह के फ्रॉड ही करेंगे. क्या ख्याल है? कितने? 3 इशू हो गए. चौथा, उसके पास नॉलेज ही नहीं है. किसके पास? हेड के पास, जो कौन है? ऑपरेशन डायरेक्टर है यहाँ पे, बेन जनून. साइंटिफिक नॉलेज नहीं है. चले साइंटिफिक नॉलेज नहीं है तो साइंटिफिक नॉलेज वाला कोई असिस्टेंट वो रख सकता है जो नॉलेज के अकॉर्डिंगली बता सके कि वाकई ही प्रोडक्ट फेल हैं या पास हैं. तो ये भी एक इशू है. और क्या इशू है इसके अंदर? कलूजन ऑफ स्टाफ भी है आपस में. मीन दोनों स्टाफ आपस में मिले हुए हैं, और आप अगर इनका कलूजन नहीं रोक रहे, ना मॉनिटरिंग के थ्रू ना रोटेशन के थ्रू, तो उस सूरत में भी इशू आ रहा है. सो एक्सपर्ट नॉलेज का इशू है. उसके बाद सुपरविजन विजिट का इशू है. उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्टिंग सिस्टम का इशू है. और उसके बाद लो पेड का इशू है. और चौथा, साइनिंग अथॉरिटी जो है जो फेल कर रहे हैं वही साइनिंग अथॉरिटी हैं, जबकि यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए थी. साइनिंग अथॉरिटी कोई डिफरेंट पर्सन होना चाहिए था, या सेल करने वाला कोई डिफरेंट पर्सन होना चाहिए था, प्रोडक्ट फेल करने वाला डिफरेंट होना चाहिए था. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कंट्रोल भी अच्छा नहीं है यहाँ पे. ऑथोराइजेशन, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, सुपरविजन, क्या ख्याल है, मॉनिटरिंग और एक्सपर्टीज नॉलेज मीन पर्सनल भी अच्छा नहीं है. तो मेनली वो टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स के अंदर से कोई 5 बातें यहाँ पे की जा सकती हैं. एंड पार्ट सी, फॉर 10 गुड मार्क्स, डिस्कस द जनरल क्वालिटीज ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन, stating clearly how they would be of a benefit to Mr. Janoon, and recommend specific measures which would improve information flow from the QC lab to Mr. Janoon. तो पहले तो आपने क्या करना है, 2 पार्ट हो गए इसके. एक तो आपने क्वालिटीज़ ऑफ गुड इंफॉर्मेशन जो है वो मिस्टर जनून के पॉइंट से बातें करनी है. फिर आपने इसको मेजर्स भी बताने हैं इंफॉर्मेशन अच्छी करने के लिए, इसको क्या मेजर्स लेने चाहिए. पहले तो क्वालिटीज़ की बात कर लें कि क्वालिटीज़ ऑफ गुड इंफॉर्मेशन क्या आती हैं. एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है इस तक पहुंचनी चाहिए, उसके अंदर कोई अर्थमेटिक एरर नहीं होनी चाहिए, जो इंश्योर करने चाहिए कि वाकई ही कितना रेट जो है वो फेल प्रोडक्ट्स का है. कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसे मिलनी चाहिए, और इसको चाहिए कि रेगुलर बेसिस पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले फेयर रेट की, लाइक मंथ वाइज, ताकि कंपेयर करके जो है उसे कंट्रोल कर सके. इसके अलावा टाइमली बेसिस पे मिलनी चाहिए ताकि ऑन टाइम ये कोई एक्शन ले के उसको रोक सके.
ईजी टू यूज़ भी होनी चाहिए, लाइक इसके पास अगर एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है तो उसके अंदर टर्मिनोलॉजी जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं होनी चाहिए। वो लेबॉर्ट्री स्टाफ को चाहिए कि ईजी वर्डिंग में इसे एक्सप्लेन किया जा सके कि क्यों प्रोडक्ट जो है वो फेल हो रही है, ताकि उसको अंडरस्टैंड करके एलिमिनेट कर सकें। इसके अलावा क्या होना चाहिए, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी मिलनी चाहिए, रेलेवेंट नहीं होनी चाहिए। मेन इशू है प्रोडक्ट फेल होने का, आइदर कोई प्रोडक्ट के साइज़ का इशू है, शेप का इशू है, या क्वालिटी का इशू है, या पैकिंग का इशू है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन इसे मिलनी चाहिए। क्या ख्याल है? तो 5-6 बातें यहाँ से कर लो, बाकी आगे हम स्पेसिफिक मेजर्स इसको बता देते हैं किसको क्या करना चाहिए। एक तो स्टाफ की रोटेशन करनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे फ्रॉम क्यूसी लेबॉर्ट्री, ताकि स्टाफ रोटेशन के थ्रू जो है वो आइडेंटिफाई हो जाए। अगर एक स्टाफ फ्रॉड कर रहा है तो बाकी दूसरे स्टाफ आके उसे इंश्योर कर लेंगे। रेगुलर बेसिस पे रिपोर्ट्स जो है इसे जो है वो मंगवानी चाहिए, कहाँ से, क्यूसी लेबॉर्ट्री से, ताकि रिपोर्ट्स को कंपेयर करके करंट विद प्रीवियस देख सके क्या इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आ रहा है और उसे कंट्रोल किया जा सके। रेगुलर बेसिस पे इसको विज़िट भी करना चाहिए। क्यों? विज़िट करने से स्टाफ को पता होगा कि अगर यहाँ पे हमारा कोई सुपरवाइज़र या अथॉरिटेटिव पर्सन आ रहा है तो दिस मीन वो थोड़ा थ्रेट में होंगे, तो इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी मीन सेपरेट स्टाफ होना चाहिए टेस्ट करने वाला, सेपरेट स्टाफ होना चाहिए रिपोर्ट साइन करने वाला, और सेपरेट स्टाफ होना चाहिए आगे प्रोडक्ट्स को सेल करने वाला। देखो 3-4 बातें रिकमेंडेशन की कर दो, कोई 5-6 क्वालिटीज़ और गुड इन्फॉर्मेशन में से पॉइंट बना दो, तो मिला के 10 नंबर ये भी अचीव किए जा सकते हैं। क्या ख्याल है? सो या और बल्ब ये 2 क्वेश्चन थे हमारे पास इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट के ऊपर। हम मूव होते हैं हम रिस्क के एरिया में, बाकी देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो रिस्क के एरिया में जो हमारे पास एक मेन टॉपिक आ गया, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस या रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या है। कि वो कहता है हर बिजनेस को क्या करना चाहिए, अपनी एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी चाहिए। क्या है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी या रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस? 4 पॉइंट क्या करने चाहिए आपको, बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करने चाहिए, उन्हें प्रायोरिटाइज करना चाहिए, उन्हें कंट्रोल करना चाहिए और उन्हें मॉनिटर करना चाहिए। इनफैक्ट हर बिजनेस ये करता है। इनफैक्ट हम भी अपनी डेली रूटीन लाइफ में ये करते हैं कि जो जो हमें फ्यूचर में रिस्क आना होते हैं हम आइडेंटिफाई करते हैं, दिमाग में होते हैं हमारे, प्रायोरिटाइज भी कर रहे होते हैं। कौन सा रिस्क बड़ा है, कौन सा मसला बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, किस मसले को कैसे कंट्रोल करना है, हम उसे कंट्रोल करने की पॉलिसी भी माइंड में बना रहे होते हैं। और फिर साथ साथ मॉनिटरिंग भी दिमाग के अंदर चल रही होती है कि ये मसला आ तो नहीं रहा है तो मैंने कैसे कंट्रोल करना है। जिस तरह हर बिजनेस को क्या करना चाहिए, एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी चाहिए। मैं पहले देखना चाहिए कि फ्यूचर में मुझे क्या क्या रिस्क फेस करना पड़ सकते हैं, वो आइडेंटिफाई करने चाहिए प्रोएक्टिव बेसिस पे। प्रोएक्टिव बेसिस पे अब बिजनेस रिस्क में क्या क्या रिस्क आते हैं, कुछ 3 तरह के रिस्क आते हैं, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और कंप्लायंस। फाइनेंशियल क्या है? फाइनेंस के इशू, सेल कम हो रही है, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है, करंट रेशो कम हो रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो रहा है, गियरिंग हाई हो रही है। तो ये सारे क्या हैं? जीपी मार्जिन कम हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। तो ये फाइनेंशियल रिस्क हैं जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अफेक्ट करेंगे। ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन प्रॉब्लम, स्टाफ टर्नओवर हाई हो गया, प्रोडक्ट से डिफेक्टिव यूनिट्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्टाफ एब्सेंटिज्म हाई हो गया, स्टाफ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा, स्टाफ कस्टमर को ऑन टाइम डिलीवरी नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें भी अफेक्ट करेंगी बाद में फाइनेंस को। लेकिन इशू कहाँ पे हैं? ऑपरेशंस में। कंप्लायंस क्या है? ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशंस क्या होगा? फाइन पेनल्टीज में इम्पोज होंगी, बिजनेस बैन भी हो सकता है, ड्यू टू बैड रिप्यूट कस्टमर लूज भी हो सकता है। तो एक बिजनेस को क्या करना चाहिए? प्रोएक्टिव मैनर पे अपने ये बिजनेस रिस्क को पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए, फिर इनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। प्रायोरिटाइज कैसे करना है? देखना है कि कौन सा रिस्क ऐसा है जो बिजनेस के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट, ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, तबाही मचा देगा, जिसकी सवेरिटी हाई है, और कौन सा रिस्क ऐसा है जिसका इम्पैक्ट कम है, मीन आ भी है तो खैर है, ताकि वो जो हाई इम्पैक्ट वाले, हाई सवेरिटी वाले हैं उनको मस्ट फोकस किया जा सके। उसके बाद क्या करना है? बिजनेस रिस्क को कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है? थ्रू टारा फ्रेमवर्क।
क्या है, टारा फ्रेमवर्क डिस्कस करते हैं अभी, और उसके बाद जो कंट्रोल करने की पॉलिसीज़ डिफ़ाइन की हैं उनको मॉनिटर करना है कि वाकई वो फॉलो हो रही हैं नहीं हो रही। सो एक बिज़नेस को क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी है, जिसका मतलब क्या है, बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई करना, प्रायोरिटाइज करना, कंट्रोल करना और मॉनिटर करना। हाँ, कैसे कंट्रोल करना है, थ्रू टारा फ्रेमवर्क। टारा फ्रेमवर्क में आपने क्या करना है, आपने दो फैक्टर्स जो हैं वो कंसीडर करने हैं। एक आपने कंसीडर करना है रिस्क का इम्पैक्ट, रिस्क की सवेरिटी, जो कि लो हो सकती है या फिर हाई हो सकती है। इम्पैक्ट सवेरिटी, हाई का मतलब क्या है कि रिस्क राइज होगा तो तबाही मचा देगा, बहुत बड़ा लॉस होगा। इम्पैक्ट सवेरिटी लो का मतलब क्या है कि राइज हुआ तो इतना नुकसान नहीं होगा। दूसरा आपने देखनी है रिस्क की प्रोबेबिलिटी। क्या देखनी है, रिस्क की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, चांस ऑफ अक्रस, जो अगेन जो है वो लो हो सकता है या फिर हाई हो सकता है। मीन देखना है कि रिस्क के अकर होने का चांस हाई है, मीन बार बार अकर होता है तो रिस्क के अकर होने का चांस हाई है। नहीं, कभी कभार अकर होता है, और अगर अकर होता भी है तो खैर है, हम उसे निपट सकते हैं। दिस मीन रिस्क के अकर होने का चांस क्या है, लो है। सो कैसे हमने रिस्क को कंट्रोल करना है, रिस्क की प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट को देखते हुए। और यहाँ पे हमारे पास क्या बन गई, एक 2x2 मैट्रिक्स बन गई। अब कहता है कि आपके वो बिजनेस रिस्क जिनके अकर होने की प्रोबेबिलिटी भी लो है, जिनके अकर होने की प्रोबेबिलिटी लो है और इम्पैक्ट भी लो है, मीन कभी कभार अकर होते हैं, और अगर होते भी हैं तो इतना बड़ा इम्पैक्ट, इतना बड़ा लॉस नहीं करते, उन्हें आपने क्या करना है, उन्हें आपने करना है एक्सेप्ट। उन एक्टिविटीज़ को एज इट इज़ चलाना है। क्यों, इस रिस्क के अकर होने का चांस भी कम है, और अगर अकर होता भी है तो लॉस भी कम होगा। हाँ, आपके वो बिजनेस जिनके अकर होने का चांस हाई है, मीन प्रोबेबिलिटी हाई है, बार बार अकर होते हैं, और साथ इम्पैक्ट भी हाई है, अकर होते हैं तो तबाही मचा के रख देते हैं, सवेरिटी भी हाई है, तो उन्हें आपने क्या करना है, अवॉइड, मीन ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे पंगों में आपने नहीं पड़ना। आपके बिजनेस की वो एक्टिविटीज जहां पे रिस्क के अकर होने का चांस तो लो है, लेकिन अगर अकर होते हैं तो तबाही मचा देते हैं, उन्हें आपने क्या करना है, ट्रांसफर। क्या करना है, ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब क्या है, इंश्योरेंस करवा लो। इंश्योरेंस करवा लो ताकि अगर रिस्क अकर हुआ तो लॉस कौन बेयर करेगा, इंश्योरेंस कंपनी। क्यों, इंपैक्ट हाई है, अगर रिस्क अकर होता है तो तबाही मचा देगा। हाँ, वो आपके बिजनेस एक्टिविटीज जहां पे रिस्क अकर होने का चांस हाई है, बार बार अकर होता है, लेकिन इम्पैक्ट लो है, लेकिन वो लो इम्पैक्ट बार बार अकर होकर भी बड़ा इम्पैक्ट बन सकता है, तो उसे आपने क्या करना है, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या है, कंट्रोल पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए चलना है। क्यों, कंट्रोल पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए चलोगे तो गलती का चांस, रिस्क अकर होने का चांस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी हाई, इम्पैक्ट हाई, अवॉइड। प्रोबेबिलिटी लो, इम्पैक्ट लो, एक्सेप्ट। नहीं, प्रोबेबिलिटी लो है लेकिन इम्पैक्ट हाई है तो क्या करना है, ट्रांसफर, इंश्योरेंस। नहीं, अगर प्रोबेबिलिटी हाई है, बार बार अकर होता है, लेकिन इम्पैक्ट लो है, तो बार बार अकर होने को कम करो। कैसे, रिड्यूस कंट्रोल पॉलिसीज के थ्रू। तो ये क्या बन गया, TARA, टारा। क्या ख्याल है, कहते हैं जो ट्रांसफर है ना, ये सिर्फ ट्रांसफर ही नहीं है, ये शेयर भी है। क्योंकि अगर आप इंश्योरेंस भी करवाते हो तो इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या करते हैं, कुछ प्रीमियम आपसे चार्ज करते हैं, कुछ कॉस्ट आपको देना पड़ती है। इंश्योरेंस भी 100% कवर नहीं करते, लाइक 70% कवर करेंगे, 30% आपको बेयर करना पड़ेगा। तो ये क्या है, सिर्फ ट्रांसफर नहीं, शेयर भी है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम टारा को सारा भी कह सकते हैं। क्या ख्याल है, टारा, ट्रांसफर, एक्सेप्ट, रिड्यूस, अवॉइड ही नहीं, सारा, शेयर, एक्सेप्ट, रिड्यूस, अवॉइड भी कहा जा सकता है। सो क्या करना है हमें, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई करना, बिजनेस रिस्क को प्रायोरिटाइज करना, मीन उनका इम्पैक्ट देखना,
और उसके बाद बिजनेस रिस्क को कंट्रोल करना। कैसे कंट्रोल करना? ट्रांसफर, एक्सेप्ट, रिड्यूस, अवॉइड, प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट को देखते हुए। और उसके बाद मॉनिटर करना। मॉनिटर क्या करना? कि यही जो हमने रिड्यूस करने की पॉलिसीज डिफाइन की हैं, कंट्रोल वो फॉलो हो रही हैं नहीं हो रही, उनको मॉनिटर करना। ये इंश्योरेंस कंपनी हमने ट्रांसफ़र किया हुआ है तो उनको देखना कि इंश्योरेंस से रिकवरी हो रही है नहीं हो रही, तो ये क्या है? मॉनिटर करना। सो हमने क्या देखा जी? प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट के अकॉर्डिंगली हमें रिस्क को मैनेज करना है, और अगर इम्पैक्ट प्रोबेबिलिटी दोनों हाई हैं तो फिर हमने क्या करना है? अवॉइड करना है। कहते हैं नहीं, ये अच्छी ऑप्शन नहीं है, अवॉइडेंस अच्छी ऑप्शन नहीं है। क्यों? अगर ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी हाई है, इम्पैक्ट भी हाई है, वो एक्टिविटीज़ आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो भाई क्या होगा? वो एक्टिविटी कंपैक्टर जो है वो चला के कंपैक्टिव एडवांटेज ले जाएगा, आप पीछे रह जाओगे। क्यों? बिजनेस नाम ही रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज़ का है, तो अगर आप रिस्क सीकर हो ही नहीं, रिस्क टेक करोगे ही नहीं, तो फिर तो बिजनेस बंद करके घर बैठ जाओ। इसलिए कोशिश करो वो एक्टिविटीज जहाँ पे प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट हाई है उसको देखो अगर किसी तरह से ट्रांसफ़र किया जा सकता है या कुछ पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए रिड्यूस किया जा सकता है, तो इनकी तरफ आना चाहिए। अवॉइडेंस अच्छी ऑप्शन नहीं है। कौन सा रिस्क आपने अवॉइड करना है? वो कहता है जी रिस्क जो आपने अवॉइड करना है वो कौन सा रिस्क है? रेजिजुअल रिस्क को आपने अवॉइड करना है। रेजिजुअल रिस्क का मतलब क्या है? अ रिस्क दैट कैन नॉट बी मैनेज्ड। अ रिस्क दैट कैन नॉट बी मैनेज्ड मीन ऐसा रिस्क जो मैनेज हो ही नहीं सकता, रेजिजुअल रिस्क, उससे आपने अवॉइड करना है। अदरवाइज बिजनेस के अंदर अवॉइडेंस अच्छी ऑप्शन नहीं है। किसी तरह से रिड्यूस या ट्रांसफर करने को प्रेफर करो। कहते हैं जो एक्सेप्टेंस हमने कहा प्रोबेबिलिटी लो है, इम्पैक्ट भी लो है, तो एक्सेप्ट करके चलते हैं। कहते हैं नहीं, ये भी समटाइम्स सुसाइड की तरफ जाना हो सकता है। केयरलेस अप्रोच है, तो आपने क्या करना है? एक्सेप्ट भी ऐसे आंखें बंद करके नहीं चलना, थोड़ा सा पॉलिसीज प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए चलना है। क्यों? अभी आपको लग रहा है इम्पैक्ट लो है, प्रोबेबिलिटी भी लो है, लेकिन अगर रिस्क राइज हो गया तो इम्पैक्ट हाई भी हो सकता है। इसलिए जहाँ तक पॉसिबल हो उसे रिड्यूस करके पॉलिसीज प्रोसीजर्स को भी फॉलो करते हुए चलना है आपने। क्या ख्याल है? सो क्या है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी या रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस? बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई करना, बिजनेस रिस्क को प्रायोरिटाइज करना, बिजनेस रिस्क को कंट्रोल करना। कैसे कंट्रोल करना? बाय यूजिंग टारा फ्रेमवर्क, प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट को देखते हुए। और क्या करना? मॉनिटर करना। दिस मीन रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या है? 4 पॉइंट। कहता नहीं 4 पॉइंट नहीं, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या है? 4 नहीं 6 पॉइंट। 2 पॉइंट और भी हैं, एक इनसे ऊपर पॉइंट है और एक इनके नीचे भी पॉइंट है। नीचे पॉइंट क्या है? टू रिपोर्ट रिस्क। रिस्क के ऊपर रिपोर्टिंग भी करना क्या है? रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी या प्रोसेस का पार्ट है। हमने कहीं पे पढ़ा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स में कंपोनेंट है रिस्क असेसमेंट, यही। और अगर इंटरनल कंट्रोल के ऊपर आप रिपोर्ट दे रहे हो एनुअल रिपोर्ट के अंदर, क्यों आप अमेरिका में हो, तो उसके अंदर आपने रिस्क की भी रिपोर्ट करनी है कि आपने क्या बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई किए, उनको कैसे प्रायोरिटाइज किया, किस रिस्क को आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, किसे एक्सेप्ट, किसे अवॉइड और किसे कैसे रिड्यूस कर रहे हो, कैसे मॉनिटर कर रहे हो, तो आपने रिपोर्टिंग भी करनी है। तो जो एनुअल रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट करनी है वो भी क्या है? रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का ही पार्ट है। मीन आइडेंटिफाई भी करने हैं, प्रायोरिटाइज भी करने हैं, कंट्रोल भी करना है, मॉनिटर भी करना है, उसके बाद क्या करना है? रिपोर्ट भी करना है। लेकिन सारी चीज़ों से पहले आपने क्या करना है? इन सारी चीज़ों से पहले आपने जो है वो क्या करना है? टू डिफाइन रिस्क एपेटाइट ऑफ द कंपनी। टू डिफाइन रिस्क एपेटाइट ऑफ द कंपनी। मीन रिस्क आइडेंटिफाई करने से पहले आपने क्या करना है? कंपनी का रिस्क एपेटाइट डिफाइन करना है। रिस्क एपेटाइट का मतलब क्या है? हाउ मच रिस्क अ कंपनी कैन अफोर्ड। हाउ मच रिस्क अ कंपनी कैन अफोर्ड, कि कंपनी कितना रिस्क अफोर्ड कर सकती है, पहले आपने वो डिफाइन करना है। और कंपनी कितना रिस्क अफोर्ड कर सकती है वो डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे, एक रिस्क एटीट्यूड पे और एक रिस्क कैपेसिटी पे। रिस्क एटीट्यूड का मतलब क्या है? ओवरऑल अप्रोच टुवर्ड्स रिस्क। ओवरऑल
अप्रोच टूवर्ड्स रिस्क, कंपनी की ओवरऑल अप्रोच क्या है रिस्क की तरफ, आइदर कंपनी रिस्क सीकर है या फिर कंपनी रिस्क एवर्स है। रिस्क सीकर का मतलब क्या है कि कंपनी रिस्की प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होना चाहती है। क्यों, नई कंपनी है, बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो रिस्की प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये क्या है, रिस्क सीकर अप्रोच। या रिस्क अवर्स मीन कंपनी रिस्क से डरी हुई है, डरपोक है, डर के बैठी हुई है कि कहीं मेरा नाम ना बदनाम हो जाए, कहीं मेरी रेपुटेशन ना रिस्की प्रोजेक्ट्स की वजह से ख़त्म हो जाए, कहीं मेरा बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए, कहीं मेरी पोजीशन ना लूज हो जाए। तो ये क्या है, रिस्क अवर्स। हाँ, कंपनी रिस्क सीकर है तो रिस्क एपेटाइट हाई है, बड़े बड़े रिस्क कंपनी अफोर्ड कर सकती है। रिस्क अवर्स है तो रिस्क एपेटाइट क्या है, लो है, कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती रिस्क को। क्या ख्याल है? दूसरा, रिस्क एपेटाइट डिपेंड करता है रिस्क कैपेसिटी पे। रिस्क कैपेसिटी का मतलब क्या है, हाउ मच रिस्क अ कंपनी कैन बियर, हाउ मच रिस्क कंपनी कैन बियर, हाउ मच रिस्क कंपनी कैन बियर मीन मनी टर्म में कंपनी कितना रिस्क बियर कर सकती है, वो क्या है, रिस्क कैपेसिटी। भाई कंपनी के पास 10 लाख के रिजर्व पड़े हैं, दिस मीन कंपनी की रिस्क कैपेसिटी कितनी है, 10 लाख मीन इतना रिस्क कंपनी बेयर कर सकती है। इसलिए अगर कंपनी कोई 12 लाख का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रही है तो उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, हाई। क्यों, कंपनी की रिस्क एपेटाइट रिस्क कैपेसिटी से बाहर जा रहा है। कंपनी 8 लाख का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रही है, रिजर्व में पड़ा है 10 लाख, तो प्रायोरिटी क्या होगी, लो। क्यों, कंपनी के पास कैपेसिटी ज्यादा है इसे। नहीं, कंपनी के पास 10 लाख के रिजर्व पड़े हैं और कंपनी ने ऑलरेडी कोई 3-3 लाख के 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं, तो अब बाकी रिमेनिंग रिस्क कैपेसिटी कितनी है, 4 लाख। इसलिए अगर कोई 4 लाख तक का प्रोजेक्ट है तो उसकी प्रायोरिटी लो होगी, 4 लाख से ऊपर का प्रोजेक्ट है तो उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, हाई होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, रिस्क एपेटाइट, हाउ मच रिस्क कंपनी कैन अफोर्ड हमने डिफाइन करना है, जो डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे, रिस्क एटीट्यूड, ओवरऑल अप्रोच टुवर्ड्स रिस्क, क्या इधर कंपनी रिस्क सीकर है या रिस्क एवर्स है, और डिपेंड करता है किस चीज पे, रिस्क कैपेसिटी पे, हाउ मच रिस्क कंपनी कैन बियर इन मनी टर्म्स। उसके बाद आपने बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं और उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली आपने प्रायोरिटाइजिंग करनी है। जो कैपेसिटी के अंडर आ रहे हैं उनकी प्रायोरिटी लो है और जो कैपेसिटी के बाहर जा रहे हैं उनकी प्रायोरिटी हाई है, और उसी के अकॉर्डिंगली आपने कंट्रोल करना है। मीनिंग इम्पैक्ट भी आपने कैसे देखना है, अल्टीमेटली रिस्क एपेटाइट कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली। प्रायोरिटी हाई का मतलब क्या है, इम्पैक्ट हाई है, प्रायोरिटी लो का मतलब क्या है, इम्पैक्ट लो है। और फिर आपने क्या करना है, मॉनिटर करना है, किसको मॉनिटर करना है, किसको, रिस्क की वो जो कंट्रोल करने की पॉलिसीज डिफाइन की हैं उनको, और उसके बाद आपने क्या करना है, रिस्क के ऊपर रिपोर्ट भी करना है। हाँ, ये नोट्स में कुछ चीज़ें पढ़ते हैं इससे रिलेटेड। अगर आप अपने नोट्स में आए, SBL के जो नोट्स हैं आपके पास, उसमें चैप्टर 13 आपको शायद मिलेगा इसके ऊपर। SBL के नोट्स में चैप्टर 13 मिलेगा आपको। पहले पेज पे यही रिस्क को कैसे मैनेज करना है ये बताया गया है, और उसके बाद जो है वो रोल ऑफ रिस्क कमेटी, तो इनको आप रोल ऑफ रिस्क कमेटी भी कह सकते हैं कि रिस्क कमेटी का रोल क्या है, रिस्क एपेटाइट डिफाइन करना, बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई करना, बिजनेस रिस्क को प्रायोरिटाइज करना, कंट्रोल करना बाय यूजिंग प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट ऑफ रिस्क, बिजनेस रिस्क को कंट्रोल करने की पॉलिसीज को मॉनिटर करना, और रिस्क के ऊपर एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर क्या करना, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना या अप्रूव करना। ये क्या है, रोल ऑफ रिस्क कमेटी भी यही है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी भी यही है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो भी यही है। नहीं, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या है, तो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या है, ये टारा फ्रेमवर्क क्या है, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है। इसके नीचे गई तो 2 रिस्क उसने हमें बता दिए, स्ट्रेटेजिक रिस्क और ऑपरेशन रिस्क। 2 रिस्क की और टाइप्स भी उसने बता दी, कैटेगरीज बता दी, स्ट्रेटेजिक रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। किसी भी रिस्क को आपने डिफाइन जब भी करना है तो आपने सेंटेंस अपना स्टार्ट करना है, रिस्क टू द बिजनेस, रिस्क टू द बिजनेस। आगे फिर देखना है क्या मतलब हो सकता है इसका।
अब स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या है? ऐसा रिस्क जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे राइज हुआ है। क्यों? स्ट्रेटेजिक लेवल पे होता क्या है? मैनेजमेंट ने स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करना होती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना होती है, लेकिन कैसे? सारे फैक्टर्स को, इंटरनल एक्सटर्नल को प्रॉपर्ली कंसीडर करते हुए। तो अगर मैनेजमेंट ने सारे फैक्टर्स को प्रॉपर्ली कंसीडर किए बिना कोई बैड स्ट्रैटेजी जो है वो बना दी है, तो उसे क्या नाम दिया जाएगा? स्ट्रेटेजिक रिस्क। रिस्क टू द बिजनेस ड्यू टू बैड स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट by not considering all the factors into account। मीन सारे फैक्टर्स को अकाउंट में कंसीडर नहीं किया, मीन इंटरनल एक्सटर्नल सारे फैक्टर्स को नहीं देखा, उस वजह से जो बैड स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर दी है उसे क्या नाम दिया जाएगा? स्ट्रेटेजिक रिस्क। मीन कोई रॉन्ग प्रोडक्ट जो है वो आपने लॉन्च कर दी है, कोई गलत जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है, क्या ख्याल है? या ऑन टाइम आपने जो है वो कोई बिजनेस इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लिया, तो ये क्या है? स्ट्रेटेजिक रिस्क। ऑपरेशन रिस्क क्या है? जो ऑपरेशन लेवल पे राइज होगा। ऑपरेशन लेवल पे क्या होता है? रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है, कंप्लाई करना है पॉलिसीज को। द रिस्क टू द बिजनेस, रिस्क टू द बिजनेस ड्यू टू नॉट फॉलोइंग all the policies of the business at operation level, due to not following all the policies of the business at operation level, उसे क्या नाम दीजिएगा? ऑपरेशन रिस्क का। सो क्या है स्ट्रेटेजिक रिस्क? These are risk associated with adopting a particular strategy कि अगर आपने बैड अडॉप्ट कर ली, सारे फैक्टर्स को प्रॉपर्ली कंसीडर नहीं किया। A company aiming to achieve growth by acquisition have more risk compared to company growth through slow and gradual increase in sale। मीन खुद से बिजनेस यूनिट क्रिएट करने के बजाय एक्विजिशन के थ्रू आप बिजनेस को एक्सपैंड करने चले गए। और एक्विजिशन रिस्की स्ट्रैटेजी होती है। क्यों? जिसे आप एक्वायर कर रहे हो सिर्फ फ़ायदे नहीं, उसकी मुसीबतें भी साथ एक्वायर कर रहे होते हैं। इसलिए खुद से बिजनेस को ग्रो करना चाहिए। या डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स इज मोर रिस्की दैन टू एनहांस द एग्जिस्टिंग वन। क्या ख्याल है? अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की कस्टमर मुंह नहीं लगा रहा तो नई भी फेल हो जाएंगी। तो इसलिए पहले एग्जिस्टिंग जो है उसमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। जब उसमें कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो नई प्रोडक्ट्स आपकी ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल होंगी, लाइक गोर में। क्या ख्याल है? कन्फेक्शनरी बेकरी में उसने कस्टमर को सेटिस्फाई किया, उसके बाद गोर में बेकरी पे जो भी चीज़ रखी जा रही है सक्सेस 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 की तरफ जा रही है। एंड स्ट्रेटेजिक रिस्क शुड बी आइडेंटिफाइड बाय द सीनियर मैनेजमेंट। तो उनको देखना है ये, क्यों? उनकी वजह से है, उसी लेवल पे है। ऑपरेशन रिस्क क्या है? दीज आर रिस्क अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस लाइक पोटेंशियल लॉस इन बिजनेस थ्रू फेल्ड आर इनएडिक्वेट इंटरनल प्रोसेस पीपल एंड सिस्टम। इन लोगों ने जो है वो पॉलिसीज को फॉलो नहीं किया। रिस्क ऑफ फ्रॉड बाय एम्प्लॉयज, पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, लैक ऑफ प्रोडक्शन। क्यों? स्टॉक आउट का इशू आ गया, पॉलिसीज को फॉलो नहीं किया, लाइक कोई रीऑर्डर लेवल सेट थे उसके अकॉर्डिंगली आपने मैनेज नहीं किया इन्वेंट्री को। क्या ख्याल है? तो ये दो कैटेगरीज को डिफाइन किया जिसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिलता है। स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या है, ऑपरेशन रिस्क क्या है? वो जो बैड स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना है एट स्ट्रेटेजिक लेवल है वो स्ट्रेटेजिक है, और वो जो ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विद पॉलिसीज प्रोसीजर्स एट ऑपरेशन लेवल है वो क्या है? ऑपरेशन रिस्क है। इसे नेक्स्ट पेज पे गए तो हमें एक एग्जांपल उसने दे दी कि एक मोबाइल फ़ोन कंपनी आप जो है वो लॉन्च करने जा रहे हो, तो आपने बताना है उसको क्या स्ट्रेटेजिक या ऑपरेशन रिस्क फेस करना पड़ सकते हैं। जस्ट रीडिंग के थ्रू थोड़ा दिमाग खोलने के लिए कि रिस्क हो क्या क्या सकते हैं। तो मार्केट रिस्क हो सकता है। मार्केट रिस्क क्या है कि आप मोबाइल लेके मार्केट में एंटर हुए तो मार्केट सैचुरेट कर गई। सैचुरेट का मतलब क्या हुआ? सुकड़ गई, कस्टमर किसी और चीज़ को प्रेफर करना शुरू हो गए। A new product not being accepted in the market, competitor offering better quality, sale demand of product may fall due to change in technology or taste, या increase in price of raw material where price of company's product is inelastic। inelastic mean आप क्या कर रहे हो? प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई तो आपने क्या किया? प्राइस बढ़ाई तो साथ ही डिमांड कम हो गई। चेंज इन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री, ग्रोथ रिसेशन, ड्यू टू कोरोना भी रिसेशन आ सकता है, लोगों की इनकम परचेजिंग पावर कम हो गई। चेंज इन इंटरनल मार्केट कंडीशन या इंटरनेशनल मार्केट कंडीशन जो है वो चेंज हो गई, मीन रिसेशन की तरफ आ गई। ये क्रेडिट रिस्क फेस करना पड़ सकता है। कस्टमर से आपको पेमेंट नहीं मिल रही, उधार पे चीज़ें दी हैं। क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट टर्म्स आपके अच्छे नहीं हैं, आपने 60 डेज़ अलाउ कर दिए हैं जबकि पीछे सप्लायर को आपने 20 डेज़ में पेमेंट करनी है। एंड क्रेडिट रेटिंग असेसमेंट प्रोसीजर आपने प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं किए कस्टमर को उधार पे माल देते वक्त। या लिक्विडिटी रिस्क भी हो सकते हैं, पुअर कैश फ्लो मैनेजमेंट, डिफिकल्टी इन रेजिंग न्यू फाइनेंस ड्यू टू प्रॉब्लम इन ऑपरेशंस,
हाई गियरिंग, डेट टू इक्विटी रेशो, जिसकी वजह से और लोन नहीं मिल सकता, आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिल सकती। कंपनी में नॉट मीट इट्स कमिटमेंट्स, मीन पास में लोन लिया हो तो उसका इंटरेस्ट आप पे नहीं कर रहे ऑन टाइम, या फ्लक्चुएशन इंटरेस्ट रेट, तो ये भी आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। टेक्नोलॉजी रिस्क फेस करना पड़ सकता है, प्रोडक्ट चेंज क्विकली ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, लो इन्वेस्टमेंट इन R&D, जिससे कोई नई इनोवेशन आप नहीं ला रहे, कंपैटर ला रहा है, कस्टमर है बेटर प्रोडक्ट, कंपैटर है बेटर प्रोडक्ट्स। लीगल या लिटिगेशन रिस्क हो सकता है, ब्रीच ऑफ लीगल स्टेटस बाय द कंपनी, कंपनी एक्ट, या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय कंपनी और थर्ड पार्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क आपको फेस करना पड़ सकता है, सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, क्यों, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होंगी, सेफ्टी टू द कम्युनिटी, पॉल्यूशन, टॉक्सिक वेस्ट, या R&D टेस्टिंग आप कर रहे हो जिसे जनता अच्छा नहीं समझती या एनवायरमेंटल बॉडीज़ अच्छा नहीं समझती। ये प्रोडक्ट रेपुटेशन रिस्क भी हो सकता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट रिकॉल ड्यू टू क्वालिटी, जो पीछे नोट 7 या 8 के साथ भी हुआ था, बैटरी का इशू था तो कंपनी को रिकॉल करना पड़े, अच्छे खासे लॉसेस बेयर करना पड़े। बिजनेस इन सेक्टर परसीव टू बी बैड, फॉर एग्जांपल टबैको, ऐसे बिजनेस में आप ऑपरेट कर रहे हो जिसको सोसाइटी अच्छा नहीं समझती तो रेपुटेशन आपकी अच्छी नहीं होगी, क्यों, सोसाइटी को तबाह करने में आप रोल प्ले कर रहे हो। या बिजनेस प्रॉपर्टी डिसेंसी रिस्क भी हो सकता है, बिजनेस आपका डिसेंट नहीं है, लाइक डायरेक्टर जो है वो सैलरी में इंक्रीज बोनस लिए जा रहे हैं जबकि कंपनी लॉसेज में है, तो भाई ये तो फ्रॉड हो रहा है एक तरह का। या क्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शन, किकबैक्स, ब्राइबरी, रिश्वत में आप इन्वॉल्व हो, या एक्टिव लॉबिंग, फॉर एग्जांपल आर्म्स एंड एम्यूनिशन, आर्म्स एंड एम्यूनिशन बोलते हैं असले को, या टबाको में आप बिजनेस कर रहे हो जो कि अच्छा बिजनेस नहीं समझा जाता, क्यों, ये असला तबाही मचाता है और कोई फ़ायदा नहीं इसका। करेंसी रिस्क आपको फेस करना पड़ सकता है, ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी, चेंज इन करेंसी रेट, कंपैटर्स प्राइस गेटिंग अट्रैक्टिव ड्यू टू चेंज इन रेट, क्यों, वो शायद बाहर के मुल्क में प्रोडक्शन कर रहा है। या डेरिवेटिव रिस्क भी आपको फेस करना पड़ सकता है, डीलिंग इन डेरिवेटिव्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, या नॉट यूजिंग हेजिंग एंड कंटिन्यूइंग विद ओपन पोजीशन। क्या ख्याल है? तो ये एक एग्जांपल हमने कि एक बिजनेस को किस किस तरह के रिस्क फेस करना पड़ सकते हैं। इसके बिल्कुल नीचे दो छोटी सी हमें डेफिनेशन मिलेंगी, जेनेरिक एंड सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क। जेनेरिक रिस्क एंड सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क। जेनेरिक रिस्क क्या है? ऐसा रिस्क जो हर तरह के बिजनेस को फेस करना पड़ेगा, वो क्या है? जेनेरिक रिस्क, लाइक इकॉनमी डाउनटर्न में चली गई तो हर तरह के बिजनेस की सेल अफेक्ट होगी। सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क क्या है? जो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को फेस करना पड़ेगा, बाकियों को फेस नहीं करना पड़ेगा। लाइक किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई लॉ रेगुलेशन चेंज हो गए, किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई चीज़ बैन हो गई तो सिर्फ उस इंडस्ट्री को फेस करना पड़ेगा, बाकी सारे बिजनेस को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा रिस्क जो हर तरह के बिजनेस को फेस करना पड़ेगा, जेनेरिक रिस्क, जनरल, और सेक्टर स्पेसिफिक जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री बिजनेस को फेस करना पड़ेगा, बाकी बिजनेस को फेस नहीं करना पड़ेगा। सो जेनेरिक रिस्क दैट अफेक्ट ऑल बिजनेस इन द मार्केट, i.e. इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट विल अफेक्ट ऑल बिजनेस विद बोरिंग्स, and sector specific that is specific to an industry sector, for example environmental legislation affecting oil exploration companies। क्या ख्याल है? सो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, 6 पॉइंट, या रोल ऑफ रिस्क कमेटी क्या है, 6 पॉइंट। रिस्क को मैनेज करने का एक फ्रेमवर्क है जिसे क्या नाम दिया जाता है? टारा फ्रेमवर्क। स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन रिस्क का डिफरेंस क्लियर हो गया, जेनेरिक और सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क का डिफरेंस क्लियर हो गया। कहते हैं कि एक रिस्क जो है वो सिर्फ कंपनी को, बिजनेस को इफेक्ट नहीं करता, उसके स्टेक होल्डर को भी इफेक्ट करता है। तो इसलिए बिजनेस रिस्क में है तो शेयर होल्डर भी इफेक्ट होगा, उसकी डिविडेंड इफेक्ट होगा, उसकी शेयर प्राइस इफेक्ट होगी, मैनेजमेंट भी इफेक्ट होगी, उसकी रेपुटेशन जाएगी, उसकी सैलरीज जाएंगी, उसके बोनस जाएंगे, एम्प्लॉयज शायद रिडंडेंट हो जाएंगे, सैलरीज इफेक्ट होगी, सप्लायर्स लेट पेमेंट होंगी, गवर्नमेंट को टैक्सेशन कम मिलेगा, कस्टमर को भी शायद वो चीज़ें जो पहले हाई क्वालिटी लो प्राइस मिल रही थी अब नहीं मिलेगी। तो एक रिस्क बिजनेस के साथ साथ उसके स्टेक होल्डर को भी इफेक्ट करता है, क्यों? स्टेक होल्डर बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, स्टेक होल्डर बच सकते हैं कैसे? अगर बिजनेस से थोड़ा दूर हो जाए,
बिज़नेस के साथ जुड़े चिपके ना रहें तो स्टेक होल्डर रिस्क से बच सकते हैं। हाँ, जितना बिज़नेस के साथ चिपके रहेंगे उतना बिज़नेस रिस्क स्टेक होल्डर को भी अफेक्ट करेगा। सो रिस्क सिस्टम से रिलेटेड थोड़ी सी हमने बातें की, कुछ और काफ़ी सारी बातें हैं रिस्क सिस्टम से रिलेटेड, वो क्या है होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और साथ इनके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीज़ों के साथ।